Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग बच्चों। परिसर अभ्यास कक्षा चौथी पाठ 6 भोजन की विविधता। इस पूरे पाठ को हम 4 उपघटकों में बांट लेते हैं। पहला है आहार की विविधता, भारत की कृषि, फलों की उपलब्धता तथा विविधता और महाराष्ट्र के खाद्य पदार्थों की विविधता। जब हम आहार की विविधता की बात करते हैं तो उसमें भी हमें 3 मुख्य बातों पर विचार करना पड़ता है। सबसे पहला है प्रदेश की जलवायु, मिट्टी, पानी तथा लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही फसलें उगाई जाती हैं और उसी के आधार पर हमारे आहार के मुख्य घटक निश्चित होते हैं। जैसे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे रेतीली मिट्टी, मृणमय मिट्टी, दुमटी मिट्टी। उसी तरह से नक्शे में जैसा दिखाया गया है उसके अनुसार कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो जलवायु तथा मिट्टी के अनुसार हमारे खाद्य पदार्थों में विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों में वर्षा का स्तर भी अलग अलग है, साथ ही लोगों के आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर भी हमारे आहार में विविधता पाई जाती है। दूसरी बात है कि हमारे आहार में विभिन्न अनाजों, सब्जियों, फलों तथा इनसे बनने वाले अनेक पदार्थों का समावेश होता है। इसीलिए आहार के खाद्य पदार्थों में भी विविधता पाई जाती है, जिससे हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है। और तीसरी मुख्य बात है कि भारत में ऋतुओं, क्षेत्रों तथा राज्यों के अनुसार खाद्य पदार्थों में विविधता पाई जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए जैसा कि आप नक्शे पर देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं हैं। साथ ही भारत मसालों से संपन्न देश रहा है, जिससे हमारे भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट रूप मिल जाता है और इसी प्रकार हमारे खाद्य पदार्थों में भी विविधता पाई जाती है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य के खाद्य पदार्थों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। खाद्य पदार्थों में भिन्नता होने पर भी उनके मुख्य अन्न घटक समान होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू और कश्मीर, इन सभी के विशिष्ट व्यंजन दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ अन्न घटक समान हैं। अब हम पाठ के दूसरे उपघटक भारत की कृषि इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छी फसल आने के लिए हमेशा उत्तम बीज, उपजाऊ जमीन, पर्याप्त सूर्य प्रकाश और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में खेती का व्यवसाय सर्वत्र किया जाता है। यह खेती मुख्यतः वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। सभी स्थानों पर समान रूप से वर्षा नहीं होती, वह कम अधिक होती है। इसलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अक्सर चावल, नारियल, मड़ुआ और सावा की फसलें होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सावा के चावल की खीर, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट होती है। और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, अरहर और सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मोठ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अब आप स्क्रीन पर दिखाए गए दोनों नक्शों का निरीक्षण करिए और ध्यान से देखकर बताइए कि भारत के किस किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, कहाँ मध्यम होती है, कहाँ कम और कहाँ सबसे कम होती है। अब आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूरे भारत में चावल, गेहूं, ज्वार जैसी फसलों का वितरण बताया गया है, अर्थात किस राज्य में
कौन सी फसल अधिक पैदा होती है। इस नक्शे को हम ध्यान से देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जैसे कि सागर के तटीय क्षेत्रों में किन पदार्थों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो जैसे कि आप नक्शे में देख रहे हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है। तो सागर तटीय अर्थात अरब सागर के पास आप देखेंगे तो चावल की खेती आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सागर के तटीय क्षेत्रों में चावल, नारियल तथा नारियल तेल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारत में कौन सी खाद्य फसलें बोई जाती हैं। उत्तर भारत अर्थात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आदि। तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर भारत में मुख्य रूप से गेहूं और ज्वार की खाद्यान्न फसलें अधिक होती हैं। अब आइए, मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी प्रमुख खाद्य फसल उगाई जाती है, अर्थात देश के मध्य में। तो देश के मध्यवर्ती क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। आप देख सकते हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ें, ये स्टेट जो हैं, यहाँ पर गेहूं की फसल अधिक उगाई जाती हैं। उसके बाद है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है। इसका क्या कारण हो सकता है। चावल की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु और भरपूर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि जहाँ पे चावल पैदा होता है वह समुद्र के किनारे है, तो वो दक्षिण क्षेत्र के तटवर्ती भाग में, तट अर्थात जो समुद्र के किनारे का प्रदेश हो, वहाँ पे हमेशा उष्ण और नम जलवायु पाई जाती है और इसलिए वहाँ भरपूर वर्षा भी होती है। तो ये सभी परिस्थिति चावल की खेती के लिए अनुकूल होते हैं, इसीलिए भारत के दक्षिणी क्षेत्र में चावल की फसल बड़े पैमाने पर पाई जाती है। अब है पाठ का दूसरा उपघटक, फलों की उपलब्धता तथा विविधता। फलों की उपलब्धता ये ऋतुओं पर निर्भर होती है, साथ ही अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग फल हमें मिलते हैं। पहले किसी निश्चित ऋतु में मिलने वाले फल तथा सब्जियां अब पूरे वर्ष भर मिलती है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके मुख्य 4 कारण होते हैं। सबसे पहले तो पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता, क्योंकि बारिश तो 4 महीने होती है, लेकिन पानी को स्टोर करके हर गांव में, हर शहर में रखा जाता है, जिससे पूरे वर्ष भर पानी मिलता है। फिर सेकेंड चीज है संकरित बीजों की उपलब्धता, अर्थात अच्छे बीज भी उपलब्ध हैं। और तीसरा है विश्व के विभिन्न भागों से फलों तथा सब्जियों का आना। और चौथा है द्रुत शीघ्र, द्रुत मतलब शीघ्र, अर्थात शीघ्र परिवहन की सुविधाएं। पहले यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए एक राज्य में मिलने वाला फल दूसरी जगह नहीं जा पाता था, लेकिन अब पूरे वर्ष भर हमें इन 4 मुख्य कारणों से फल उपलब्ध होते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि ऋतुओं के अनुसार पाए जाने वाले फल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के फल। ग्रीष्म ऋतु में कटहल, केला, आम, चीकू, अंगूर, सफरचंद, जामुन, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, संतरा और चकोतरा आदि फल हमें अधिक मात्रा में मिलते हैं ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी की ऋतु। अब है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के फल अर्थात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है चीकू, सफरचंद, केला और संतरा। उसके बाद है शीत ऋतु के फल। तो शीत ऋतु में चीकू, अमरूद, सफरचंद, अंगूर, केला और संतरा आदि फल हमें आसानी से मिल जाते हैं। अब हम पाठ के अंतिम उपघटक महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की विविधता, इस पर चर्चा कर लेंगे। तो आप नक्शे का ध्यान से निरीक्षण करिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में मुख्य रूप से ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन जिलों में चावल की खेती ज़्यादा होने से यहाँ पे चावल की भाकरी अधिक बनती है। उसके बाद
सातारा, सांगली, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, यवतमाल, जालना, बीड़, परभणी, बुल्ढाना आदि जिलों में आप देखिए ज्वार और बाजरे की भाकरी बनाई जाती है। उसके बाद है महाराष्ट्र में नागपुर और वर्धा जिले में संतरे की बर्फी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है क्योंकि यहाँ संतरे की फसल अच्छी होती है। उसके बाद है चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर और वर्धा जिलों में सावजी मटन बनाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रमुख रूप से नासिक, धुले, जलगांव और औरंगाबाद जिलों में मांडे बनाए जाते हैं, जैसा कि ये नक्शा आपको बता रहा है। अब हम महाराष्ट्र के कुछ पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये आपको नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। तो गुजरात का मुख्य भोजन क्या है? ढोकला, ठेपला। फिर गोवा का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है? भात और कोलंबी रसा। मध्य प्रदेश आप देखिए जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बाफला और लपसी। छत्तीसगढ़ का खाद्य पदार्थ है दाल और बाफौरी। आंध्र प्रदेश का खाद्य पदार्थ है कोरीकुरा, बिरयानी, मिर्ची और सालन। और कर्नाटक देखिए, कर्नाटक का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है मैसूर पाक, इडली, डोसा और अप्पे। इस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी तथा लोगों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए हमारे आहार में विविधता पाई जाती है। तो आज हमने सीखा कि हमारे खाद्य पदार्थों में सबसे पहली बात तो विविधता पाई जाती है। ये क्यों होता है? तो सबसे पहले क्षेत्र के अनुसार खाद्य पदार्थों में विविधता होती है, अर्थात स्थान के अनुसार। अब उन स्थान की ऋतुओं के अनुसार खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियों की खेती होती है। फिर किसी क्षेत्र की विशेष जलवायु, मिट्टी, जल और हमारी आवश्यकताओं के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है, अर्थात निश्चित किया जाता है कि कौन सी फसल उगाई जाए। और उसी के अनुसार ये भी निर्धारित होता है कि हमारे आहार में कौन से प्रमुख अनाज होंगे। प्रमुख अनाज अर्थात वो अनाज जो हमें साल भर मिले ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अब है स्वाध्याय। गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले गेहूं के आटे और गेहूं के रवे से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो गेहूं से लपसी, खीर, शीरा, ये मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं। और आटे से पूरी, फुल्का, रोटी, पराठा आदि पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा गेहूं के आटे से पापड़, कुरडई, ये पदार्थ भी बनाए जाते हैं। सेकंड है विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के नाम लिखो। खाद्य तेल यहाँ जरूरी है क्योंकि तेल डीजल और पेट्रोल भी हैं, लेकिन खाद्य तेल अर्थात खाने वाले तेल। तो उत्तर है मूंगफली, घमोए, तिल, सरसों आदि तिलहनों की फसलों तथा नारियल से तेल निकाला जाता है। तो ये खाद्य तेलों के नाम हैं। प्रश्न 2 है असंगत शब्दों को गोल करो और वो असंगत क्यों है ये कारण भी बताओ। जैसे कि टिकोरे का अचार, आम, आम का मुरब्बा, आम रस। इसमें असंगत है टिकोरे का अचार। इसका मुख्य कारण है कि टिकोरे का मुख्य अन्न घटक टिकोरा मतलब छोटा कच्चा आम है, जबकि आम, आम का मुरब्बा, आम रस का मुख्य घटक बड़े आकार का आम है। सेकंड है पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी। इसमें असंगत है पराठा, क्योंकि पुलाव, दही भात और बिरयानी जैसे खाद्य पदार्थ चावल से बनते हैं, जबकि पराठा आटे से बनाया जाता है। तीसरा है मैसूर पाक, पूरन पोड़ी, थाली पीठ अर्थात नमकीन रोटी उसे कहते हैं, और झुणका भाकर। इसमें असंगत है मैसूर पाक,
क्योंकि मैसूर पाक मुख्य रूप से कर्नाटक में बनाया जाता है और पूरनपोली, थाली पीठ, झुणका भाकर जैसे खाद्य पदार्थ मोस्टली महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं और नमकीन चीजें हैं और मैसूर पाक एक मीठी चीज है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोंकण में डैश की फसल बड़े पैमाने पर होती है। उत्तर है चावल। सेकंड, डैश भारत में गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर होती है। उत्तर है उत्तर। तीसरा, डैश भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। उत्तर है खेती। अगला स्वाध्याय है निम्नलिखित में अनाज, सब्जी तथा फल सब्जी पहचानो और इनसे बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ। तो भुट्टा अर्थात मक्का होता है, कोहड़ा एक सब्जी है और ग्वारफली। तो सबसे पहले भुट्टा अर्थात मक्का ये अनाज में आ जाएगा, अनाज, और इससे बनाए जाने वाले पदार्थ हैं सब्जी, पकौड़ा, पराठा, ऊसल, सूप। उसके बाद कोहड़ा, ये है फल सब्जी। इससे बनता क्या क्या है? सब्जी, भरता, पूड़ी और एक प्रकार की कोहड़ौरी, जो एक प्रकार की बहुत ही स्वादिष्ट चीज होती है जो गांव में अक्सर बनाते हैं लोग। उसके बाद है ग्वारफली। ग्वारफली यह सब्जी की कैटेगरी में आएगी और इससे बनता है सब्जी और रायता। उचित जोड़ियां मिलाओ। जलगांव, रत्नागिरी, नागपुर और नासिक। अब यहाँ पर पाए जाने वाले विशेष फल। तो जलगांव में मिलता है केला, रत्नागिरी आम के लिए प्रसिद्ध है, नागपुर संतरा के लिए और नासिक अंगूर के लिए। That's enough for today. Thank you. Have a nice day. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.